दोस्तों लगातार युद्ध के आसार बने हुए हैं। अभी रिसेंटली ईरान ने खुद को रिटेलिएट करते हुए अमेरिका के 4 से 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आखिर इसका क्या नतीजा निकल सकता है ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन क्या ये रीजन हो सकता है एक वर्ल्ड वॉर 3 का? देखो कुछ टाइम से ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये तो हम सभी ने देखा, पर इसका एक्चुअल रीजन क्या है? दोस्तों ईरान और इजराइल की लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत आज से करीबन कई साल पहले हुई थी, जब से ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी और उन्होंने एक आइडियोलॉजी को अपनाया था जो कि था एकदम एंटी इजरायली, यानी कि इजरायली के विरुद्ध। और इजरायली का भी इसमें कुछ ऐसे ही विचार है। वो ये मानते हैं कि ईरान एक कैंसर है बाकी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के लिए, और इसी वजह से जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है कभी खत्म ही नहीं हुआ। और इसी वजह से भी जब से इजरायली को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईरान खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, इजरायली ने पहले ही स्ट्राइक करके ईरान की जगहों पर और उनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। पर क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कभी रुक भी सकता है या फिर ये बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का कारण? जानेंगे आज इसी वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और इसके साथ शेयर भी कर लो। दोस्तों ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच में सुलह करा दी है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कई आर्टिकल्स बता रहे हैं। 25 जून को एक आर्टिकल पब्लिश होता है जो ये बताता है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो गया है, जहां अब कोई एक दूसरे पर हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये चीज पॉसिबल है या नहीं ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन सीज फायर होने के कुछ ही टाइम के अंदर तेहरान पर ब्लास्ट की खबर आती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। इसके रिस्पांस में इजरायली के डिफेंस मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो भी वायलेशंस ऑफ सीज फायर करी गई है वो इसका रिटेलिएट करेंगे। लेकिन इसके रिस्पांस में ईरान एक स्टेटमेंट रिलीज करता है। वो ये कहता है कि कोई भी मिसाइल से हमला हमने नहीं किया है। आखिर कौन सच बोल रहा है ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। अभी के लिए आप ये बात मान सकते हो कि वॉर कंप्लीटली रुक चुकी है। अब कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है जिसके बारे में शायद आपको पता होना बेहद जरूरी है। ट्रंप एक स्टेटमेंट रिलीज करके हमें ये बताते हैं, ईरान की न्यूक्लियर साइट अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब हमें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। ये स्टेटमेंट अमेरिका ईरान को वार्निंग के रूप में दे देता है। आगे क्या होगा ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता। Secret nuclear site? Yes, there might be some that Not don't really. radar. Can I tell you? They're exhausted. And Israel's exhausted too. And I dealt with both of them. And they both wanted it settled, both of them. And we did a great job, but they're exhausted. दोस्तों दुनिया का इतिहास पूरी तरीके से बदल जाता है जब दुनिया को मिलता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब। बात है आज से करीबन 80 साल पहले की, जब एक साइंटिस्ट बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें उनमें सफलता मिली भी। एक ऐसा बॉम्ब बनकर तैयार हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया। दोस्तों इस बॉम्ब के फटने के बाद इसका असर खत्म नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि इसके एटम्स एयर के साथ इतने स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं कि इसके बाद हर जगह सिर्फ तबाही तबाही होती है। वैसे तो कई कंट्रीज आज न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन सच तो ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, वो भी तब जब ये पहली बार बना था 1945 में जापान के ऊपर। और उसकी तबाही का अंदाजा आप नहीं लगा सकते घर बैठे बैठे। करीबन 2.5 लाख लोग मारे गए थे लॉन्ग टर्म में। इससे आप देख ही सकते हो कि आखिर दुनिया ने क्या चीज बनाई है खुद को खत्म करने के लिए। हमारे पास वो सारे हथियार हैं जिससे ह्यूमैनिटी का द एंड हो सके। ईरान और इजराइल की लड़ाई का कारण भी यही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये युद्ध हुआ। What I thought was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that could win the war, and it did. That's what I was interested in.
देखो, हमने अपने पिछले एपिसोड में इस बारे में बात करी कि आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंशन कैसे हुई और आखिर कैसे इसने इतनी ज्यादा तबाही मची। लेकिन ये बात तो थी आज से करीबन 80 साल पहले की। अगर हम बात करें आज की टाइम की, तो टाइम अब थोड़ा सा बदल सा गया है। कई रिपोर्ट्स के माने तो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं पहले के न्यूक्लियर बॉम्ब के हिसाब से। पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े जाते थे वो करीबन 15 TNT के होते थे, जो कि आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के हिसाब से आधे भी नहीं होते। तो एक बार आप सोच के देखिए कि जिस न्यूक्लियर बॉम्ब ने जापान में इतनी ज्यादा तबाही मचाई, 2.5 लाख लोगों की जान ले ली, उसके मुकाबले आज की न्यूक्लियर बॉम्ब तो उसके 15 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। ये बात शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में लगभग 7 बिलियन पीपल्स रहते हैं और उनको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए 3 से 5 न्यूक्लियर बॉम्ब ही काफी हैं। आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो कई रिसर्चर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब ही एक ऐसा साधन है जो अर्थ से ह्यूमैनिटी का अंत कर सकता है। Few people laughed, few people cried, most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. और दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब रखने की, तो हर कंट्री के पास इसकी परमिशन नहीं होती। जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करता है तो अमेरिका उस पे भर भर के सैंक्शंस लगा देता है। और यही कारण है कि भारत ने जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी 1975 में राजस्थान में, जिस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और यूएसए ने इसके बाद हमारे ऊपर भर भर के सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से भारत ने उस टाइम न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया था, जबकि उस टाइम यूएसए की रिस्ट्रिक्शंस हम पर भर भर के लगाई गई थी। उनकी सैटेलाइट 24 घंटे हम पे नजर रखती थी। उनके स्पाई भारत में ही रहकर इंफॉर्मेशन को बाहर भेजते थे। लेकिन इन सब के बाद भी, इतने ज्यादा सैंक्शंस लगने के बाद भी, भारत ने कुछ ही टाइम में पोखरण 2 के जरिए 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत एक विश्व गुरु है और ये रुकने वाला नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप और हम ही भारत का साथ नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा। 11 मई 1998 Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1. दोस्तों, कई साल पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक कंट्री के पास हुआ करता था, आज दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के पास है। लेकिन इस बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि जैसे कार को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जिसे आज हम यूरेनियम कहते हैं। वैसे तो आज कई कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन यूरेनियम हर कंट्री के पास नहीं है। वो सिर्फ ये कंट्रीज हैं जो यूरेनियम प्रोड्यूस करते हैं। यूरेनियम एक बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल है अर्थ का, और ये अर्थ के सबसे नीचे कोर में पाया जाता है और इसे निकालना कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत एक रिस्की काम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरेनियम एक बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव चीज है और थोड़ी सी गलती रेडिएशन को लीक कर सकती है। दोस्तों, वैसे तो भारत में यूरेनियम फिलहाल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ यूरेनियम प्रोसेस करने का काम दुनिया के सबसे बड़े लेवल पर होता है, जहाँ हर साल 600 मैट्रिक टन यूरेनियम हर साल प्रोसेस किया जाता है, और जो कि काफी अच्छा लेवल है। हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन वाजपेयी जी ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया हम दबने वाले नहीं